मैं यही पूछ रही थी कि इसमें इस टाइप से मतलब यही चीजें करेंगे ना, मतलब हाँ क्वेश्चन हाँ बिल्कुल। आंसर। अब मैं इसको थोड़ा सा मतलब इस पॉइंट को समझा देता हूँ एक एक मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कि पितृसत्तात्मक अभितंत्र एक बहुत बड़ा अभितंत्र है, मतलब जो पितृ तंत्रात्मक एक सिस्टम चल रहा है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में 1/3 का आरक्षण दिया तो है, वो मतलब कहीं ना कहीं संरचनात्मक स्तर पे तो मिल गया है। और महिलाएं चुनाव लड़के महिलाएं चुनाव जीत भी रही हैं। लेकिन एक प्रधानपति का जो प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है वो अभी भी बना हुआ है बहुत सी जगह पे। तो वहां हाँ पे सर। व्यवहारिक स्तर पे अगर गवर्नमेंट उसमें काम करती है तो वो कहीं ना कहीं इस सीमित प्रभाव को एक व्यापक प्रभाव में बदलने का काम कर सकता है। हाँ, प्रभाव तो पड़ा है, देखो कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कहीं ना कहीं सीमित प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, जो शादी करके आई, जिनको अपनी जागरूकता है अपने अधिकारों के लिए, वहां पे वो अच्छा काम कर रही हैं। और जैसे महिलाओं के एक दो आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं, जैसे एक आईआईटी या एमबीए करके, मतलब आईआईएम से एमबीए करके एक लड़की प्रधान बनी है और उसने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है किसी स्टेट में। मतलब आपको अगर एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है उसका, तो उसका मतलब एक इंडिकेट करके, मतलब इस तरह से एग्जांपल आप डाल सकते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं जो सत्तात्मक उसमें है वो चेंजेस हुई हैं चीजें। ठीक है। हाँ मतलब इस पर सीमित प्रभाव मतलब पड़ा है। हाँ, सीमित प्रभाव पड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव है। मतलब सीमाएं हैं यस। इसकी। मतलब आप कैसे लिखोगे कि इसका तंत्रात्मक अभितंत्र एक बहुत मतलब जकड़ा हुआ सिस्टम है और इस पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। वो सीमित ही भले हो, लेकिन उसने बहुत व्यापक स्तर पे प्रभाव डाला है। सीमित होते हुए भी उसकी डायमेंशन बहुत डिफरेंट उसमें जा रही है। क्योंकि कुछ महिलाओं को अधिकार मिलने से अगली महिलाओं को इंस्पिरेशन मिल रही है, जो नेक्स्ट वाली आ रही है। तो इस सीमा यस। को, मतलब इसकी सीमाएं दिखानी है, सीमाओं में पॉइंट डाल देना, मतलब 1 by 1 करके, जैसे एक में प्रधानपति डाल देना कॉन्सेप्ट है जो। ठीक है ना। कुछ यस। मतलब शिक्षा भी एक वो है कि महिलाओं का इतना प्रतिशत हमारा शिक्षित उसमें जाता है, तो जितना भी काम है उनके पति या उनके जो भी गार्जियन है वही सारा का सारा करते हैं। ठीक है। यस। तो इस तरह से ये पॉइंट डाल के और फिर इसका पॉजिटिव आपको दिखाना है, तो अगले उसमें ग्राफिक बना के आप उसमें पॉइंट दिखा सकते हैं 1 by 1 करके। चलिए, आई होप आप इस उत्तर को समझ पाई कि इसका जो बचा हुआ पार्ट था आपका, वो आप कैसे अप्रोच करेंगे उसको। हाँ सर, क्योंकि सर इस टॉपिक से ना सर हर सारी क्वेश्चन मतलब मेंस में आया 22 में हुआ एक है। क्वेश्चन आया है ना, 22 में देखना, एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि लोकल स्तर पे हस्तांतरण जो शक्ति का हुआ है वो किस स्तर पे उसने चेंजेस किया है, जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं। 22 का एक क्वेश्चन देखना है इसमें, जीएस पेपर 2 में। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन मतलब पहले भी आया हुआ है। और सर एक आप क्वेश्चन वो बोल रहे थे खाप पंचायतें, हाँ खाप, वो 2015 में आया हुआ है। और सर कल हमने एक वो जो टॉपिक पढ़ा था ना, जो अनुदान वाला था, वो 2018 में आया हुआ है कि भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजना के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती है। बिल्कुल। हाँ तो तो सर एक तो इसमें सरकारी अनुदान आ जाएगा, फिर जो भी कर वगैरह रहेंगे, जैसे उसमें इसमें कर स्रोत। से, कर राजस्व से बंटवारा हो गया, सहायता अनुदान से अलग जो कर राजस्व में बंटवारे में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा यस सर। पॉइंट इसमें मैंने एक बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि 73 जो अमेंडमेंट है, कि उसमें जो संचित निधि है राज्य की, एक इसका वित्त आयोग का कुछ था ना कि, मैं पढ़ा रहा था कि संचित निधि के स्रोतों में मतलब स्रोतों की वृद्धि होनी चाहिए। जो संचित निधि में पैसा आ रहा है ना जहां से, मतलब अदर देन टैक्स भी चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वहां पे उसकी इंक्रीज करने के लिए 73 अमेंडमेंट में वित्त आयोग ने इसको एक नया मतलब वो दिया है। और 74 में नगर पालिका के लिए ये परामर्श देता है कि केवल इसी से नहीं, और एंगल्स भी, जैसे आप शुल्क लगा के, जैसे कोई मेला होता है उस पे शुल्क लगा के आप डेवलप मतलब पैसा अर्जित कर सकते हैं पंचायत के लिए। कोई जैसे पीठ लगती है कोई जैसे यूपी में हरियाणा में भैंसों की पीठ लगती है, इस तरह से चीजें हैं।
तो वहां पे जो टैक्सेशन सिस्टम है वो पंचायत लगाती है, या नगर पालिका, अगर नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैटर है, या जैसे वाटर टैक्स है, तो वाटर टैक्स लोकल लेवल पे आप इन्हीं के हाथ में मतलब दे सकते हैं। मतलब इस तरह की चीजें अगर आएंगी तो उनका वित्त प्रभावी होगा। समझ रहे हैं? यस सर। तो चीजें कहीं भी रॉकेट साइंस नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट से आपका जब राइटिंग प्रैक्टिस में कराऊंगा तो मेंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे हमने इस टॉपिक को इस तरह से कवर किया, अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो आपका यहाँ से बना पाएंगे आप। सर और मतलब एक डाउट ये था कि ये जो इसमें सारी समितियां दी हुई है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, तो सर मतलब मेरे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखे तो सिर्फ मतलब यही पूछ रहा है कि मतलब ये समिति का उद्देश्य क्या था। मतलब क्वेश्चन यही आ रहा है कि उद्देश्य जो भी था उनका, जो भी समितियां बनी हैं। जैसे एक ने आपको त्रिस्तरीय संरचना की बात की, एक हाँ ने आपको, यही तो है ना, एक ने द्विस्तरीय की बात की, यस सर। फिर एक ने विधि के लिए बात की कि किस तरह से विधि का आपका वो होना चाहिए। तो ये मैं कवर करा दूं, ये प्रीलिम्स का है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसमें केवल एक मतलब मगअप करना है कैसे चीजों हाँ को सर, मतलब मैं यही बोल रही कि मतलब इतना मतलब उसका सिर्फ ऊपर ऊपर का मोटा मोटा ही पढ़ना है ना, क्योंकि समितियों ने फिर बहुत सारी चीजें बताई हुई है, बहुत सारी। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल ऊपर ऊपर का पढ़ना है आपको। देखो उसमें किसी भी समिति इससे रिलेटेड अगर आप पढ़ोगे ना, तो एक चीज इसमें पंचायती राज को एक में एक क्लास स्पेशल पंचायती राज पे लूंगा। पूरा का पूरा जब मैं योजना को कनेक्ट करके इसको कवर कराऊंगा ना करंट से रिलेट करते हुए। यस सर। देखिए पंचायती राज का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो आपको जो योजना मैगजीन है ना और कुरुक्षेत्र है, जी सर। इन दोनों का मिक्स करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र से हमें इसका एग्रीकल्चर पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और योजना मैगजीन है जो पूरा का पूरा एक पंचायती राज पे एक मैगजीन है, ठीक है। तो मैं उसके पूरे के पूरे डाटा के साथ में, मतलब अभी काम चल रहा है, उसको मैं पूरा का पूरा कवर करूंगा। तो आपका मतलब ये वाला पोर्शन जो होगा ना, इससे आपका एसए आए या इससे आपका क्वेश्चन आए, तो आप एटलीस्ट वो क्वेश्चन लिख पाएंगे और बना पाएंगे। और सर जैसे बुक में दिया हुआ है कि जो भी अध्ययन दल समितियां थी, सर इससे तो मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, तो ये आ सकता है क्या, जैसे जो भी अध्ययन दल समितियां बनी थी नहीं नहीं, बारह वहां से तेरह। कोई चांसेस नहीं है उससे क्वेश्चन आने का, सर क्योंकि क्योंकि देखे भी नहीं मुझसे यूपीएससी क्वेश्चन का कभी। सिलेक्टेड वो रहता है। हाँ ये भाई ऐसा तो नहीं कह सकते यूपीएससी कहीं से भी उठा सकता है, लेकिन ये ऐसे हिस्सों से बहुत कम चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन लेगा। अच्छा, मैं अब क्वेश्चन भी नहीं देखा, जैसे मैंने 4-5 साल के पेपर देखे, 6 साल के, पर उसमें नहीं थे। तो मतलब मजा आ रहा है ना पेपर देख के कि आप पता चल रहा है कि हम इतना कर पा रहे हैं। हाँ सर। चलिए अब सबसे पहले हम अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं आज की, हाँ ठीक है सर। फिर लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, है ना। ओके सर। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें ये सबसे बड़ा पार्ट है कि आपको पूरी पॉलिटी का मतलब इसमें एक जिस्ट मिलेगा केंद्र राज्य संबंधों का। जो आपको फिगर दिख रही है, फिगर ये क्लियर है जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इसमें आपका सबसे बड़ा मतलब कौन कौन से ये 29 सब्जेक्ट हैं जो आपके 11वीं अनुसूची में, मतलब 29 सब्जेक्ट के लिए जो पंचायती राज में 11वीं अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत इन विषयों पे बोला गया, ये ये 29 आपके विषय थे जिसपे आपका मतलब जो आपकी 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई 73 अमेंडमेंट के उससे, इसमें ये सब्जेक्ट दिए गए। जिस तरह से एग्रीकल्चर दिया, पशुपालन दिया। मैं एक बार कोरिलेट कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई मैच मतलब प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आया था तो आपको पता रहे। जो वन उत्पाद के लिए मतलब गौण वन उत्पाद के लिए, ग्रामीण आवास के लिए, विद्युतीकरण, व्यवसायिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परिवार कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, भूमि सुधार, मछली पालन, लघु उद्योग, पेयजल, सड़कें, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा, बाजार और मेले, महिला बाल विकास,
फिर पीडीएस जो आपका लघु सिंचाई, सामाजिक वानिकी, खादी, ग्राम उद्योग, जो कुटीर उद्योग है, ईंधन और चारा, देन ये गैर परंपरागत ऊर्जा, जो नवीनीकरण ऊर्जा है, एजुकेशन, लाइब्रेरी, स्वास्थ्य तथा पोषण और समाज कल्याण के लिए जो चीजें हैं, और सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख रखाव। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये आपके मतलब इतने विषय दिए गए 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि कौन से विषय, तो एक बार इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जिस तरह से ये सारे के सारे अगर बात करें हम, तो जो प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड हैं 90% ये आपके, अगर इकोनॉमी में देखें तो प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर है, मतलब फर्स्ट सेक्टर है, जो मेन सबसे चीजें जहाँ मतलब आपकी भ्रूण अवस्था में मिलती है, मतलब सबसे रॉ मटेरियल, वहां के मोस्टली सारे के सारे सब्जेक्ट, जिस तरह मछली पालन हो गया, आपका पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, गौण वन उत्पाद हो गया, ये भी डायरेक्ट आता है। मतलब यहाँ पे कोई भी मोस्टली मीडिएटर नहीं रहता, डायरेक्ट उसमें आता है। तो ये आपके विषय हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि, बोलिए सर। जैसे गांव में सड़कें वगैरह, इसका काम भी पंचायत का ही रहता है? मतलब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं बनेंगी, उन योजनाओं में स्थानीय स्वशासन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कि अगर पशुपालन के लिए कोई योजना बना रही है गवर्नमेंट, जिस तरह से गोकुल डेयरी के लिए एक राज्य सरकार ने योजना बनाई थी कि देसी गांव के दूध के लिए एक गोकुल डेयरी करके एक बनाई थी ना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो वो अगर कोई इस तरह की वो बना रहा है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायती राज से, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं उनसे मतलब फीडबैक ली जाएंगे स्टार्टिंग लेवल पे, तब जाके एक विधानमंडल इन सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं के विषय हैं और इनकी बातें मानी जाएंगी। हाँ, इनको इनका परामर्श लिया जाएगा, इनसे मतलब जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं उस चीज में इनकी हेल्प ली जाएगी, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम्स उसी को पता रहती हैं जो ऑन ग्राउंड रहता है। अदरवाइज सारी की सारी चीजों में चीजें विधानमंडल ऐसे बना सकता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह से केंद्र सरकार चीजें पूछ पूछ के करते हैं, लेकिन परामर्श का ही रहता है, फाइनली वो अपने हिसाब से करते हैं। तो इसी तरह सेम यहाँ भी सेम कंडीशन है आपकी। समझ में आया? समझ में आया आपको? यस सर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अपनी मेन क्लास स्टार्ट हो जाती है अभी से। अब मेन क्लास में आपका कल कल मैंने कितना करा दिया था, कोई बताएगा? हाँ सर, कल जो 74वां जो अमेंडमेंट है ना, 74वां अधिनियम, हाँ, वहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। हाँ तो अभी हम बात करेंगे, मतलब ये मतलब जो आपकी चीजें हैं कि राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण कैसे, मतलब किस तरह से किस लेवल पे चीजें होती हैं। कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने 73 अमेंडमेंट पढ़ा। यस सर। अभी हमने 73 अमेंडमेंट को कवर किया था, 74 अमेंडमेंट को कवर किया था, क्योंकि 90% हिस्सा सेम था और जो अलग अलग था वो मैंने आपको लिखवा दिया था, अभी जो अभी तक की क्लास में इससे रिलेटेड हुआ है। अब हमने मतलब अब हम मेन पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो शक्ति का हस्तांतरण किस तरह से, मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आपका मेन डायरेक्ट टॉपिक आता है कि राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण। कि राजनीतिक शक्ति का मतलब प्रशासन का, राजनीति किस तरह से राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण होता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखिए, राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण। तो अब हम देखेंगे कि इसका स्वरूप कैसा होगा, मतलब किस तरह से ये हस्तांतरण हो रहा है एक्चुअल में।
और कानून क्या बोलता है और व्यवहारिक स्तर पे किस तरह से होता है। तो अगर हम स्थानीय संस्थाओं की बात करें तो सबसे पहली बात थी कि उनको 73 अमेंडमेंट से संवैधानिक दर्जा मिला। मतलब कहीं ना कहीं उनको संवैधानिक जब दर्जा मिला तो ये सबसे बड़ा शक्ति का हस्तांतरण, मतलब वो संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई। 73 अमेंडमेंट से पंचायतों को और 74 अमेंडमेंट से आपका किसको बनाया गया, नगर पालिका को। मतलब ये संवैधानिक संस्थाएं 73 और 74 से बनाई गई। अब इसका फर्क क्या पड़ा, इसका रिजल्ट क्या आया, इससे रिजल्ट आया कि जो आपका मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रावधान जो हमें मतलब जो राज्य सरकार लागू करना चाहती है, जिस तरह से इनको इनको विषय बांटे गए, उन विषयों के लिए कोई भी कानून बनाना है तो जो राज्य को अगर राज्य सरकारें काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं इनसे आपको सलाह परामर्श लेना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इनको बनाया गया है। अगर आपके अभी जो मैं बता रहा था, अगर जल प्रबंधन के लिए कोई मतलब तालाब बनना है किसी गांव में, तो जब तक इसका प्रतिनिधि कौन है, इसका प्रतिनिधि प्रधान है। तो जब तक आप प्रधान से मतलब जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ऑफिसर जाएंगे, तहसीलदार जाएगा या एसडीएम जाता है या पटवारी जाता है, तो जब तक वो बिना प्रधान की अनुमति मतलब सलाह के या बिना प्रधान से कंसर्न किए हुए कोई भी ना तो तालाब खुदवा सकते हैं, ना कोई जगह ऐसी ऑक्यूपाइड कर सकते हैं कि हम एक जगह बना ली हमने। पहले क्या होता था, एक जगह बना ली और यहाँ पे तालाब खुलेगा, गवर्नमेंट ने बोल दिया और यहाँ पे तालाब खुल गया। अब वहां पे लोकल गवर्नमेंट का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरह से। अब ये है कि यहाँ तालाब खुदना है, जिस तरह से मैंने उसमें बताया था कि तालाब खुदना, जैसे नीति आयोग ने समझाया था कि इस गांव में एक तालाब बनना है। अब तालाब बनना है, उसके बाद का सारा काम प्रधान करेगा, मतलब उसकी जगह उसका जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, जल मतलब कहाँ प्रयोग होगा, कितना चौड़ा वो बनेगा, मतलब उसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी। तो ये सारी की सारी चीजों में कहीं ना कहीं जैसे ये संवैधानिक संस्था बनी ग्राम पंचायत, तो प्रधान को सारी की सारी मतलब इस तरह से शक्ति का हस्तांतरण, मतलब योजना बनाने में राजनीतिक शक्ति किसको कहते हैं, मतलब लॉ मेकर होते हैं ना। राजनीति क्या होती है, लॉ मेकर। मतलब अगर इससे रिलेटेड कोई लॉ बन रहा है तो इनकी हेल्प ली जा रही है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। अब अगर मान लो ये ऐसा नहीं करते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं तो पार्टी को वो होता है, मतलब ये एक इस कानून ने जरूरी बना दिया कि आपको इनसे परामर्श करना ही है। अगर क्योंकि अब इससे क्या हुआ, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ जो आपको, ये जनता की भागीदारी बढ़ी। अब यहाँ पे आपकी जनता की भागीदारी बढ़ रही है, मतलब पहले कुछ ही लोग काम कर रहे थे, अब प्रधान भी तो एक जनता ही है ना। तो जनता की जब भागीदारी मतलब बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। पहला पॉइंट है कि इसने इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है आपका, अगर दूसरे पॉइंट पे बात करें कि इनकी जो स्थिति है, मतलब स्थानीय स्वशासन में जनता की भूमिका बढ़ी है, और जनता की भूमिका जब बढ़ी है तो कहीं ना कहीं किसी योजना के निर्माण में और राजनीति के निर्माण में स्थानीय स्तर पर जनता महत्वपूर्ण किरदार निभाने लगी है। मतलब जनता की भूमिका बढ़ी, सेकंड पॉइंट जो है आपका। जनता की भूमिका बढ़ी मतलब जो स्थानीय स्वशासन में जनता की भूमिका बढ़ने से क्या हुआ कि जनता की भूमिका बढ़ी है राजनीतिक निर्माण में। मतलब कोई भी लॉ बना रहे हैं उसमें उसमें जनता अब पार्टिसिपेट करने लगी। अब इससे पहले की स्थिति अगर हम देखें, कोई भी चीजें देखें, अगर
परंपरागत स्तर पर। तो जो डीपीएसपी की अब बात करें, जो आपका नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आपको पता है कि कोई बाध्यकारी नहीं है। कि अगर मान लो कोई भी राज्य जब डीपीएसपी आर्टिकल 40 जो बोल रहा था, वहां पे क्या था, ग्राम पंचायतों का गठन करना, मतलब ग्राम पंचायतों का गठन करना डीपीएसपी में दिया हुआ था, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं था। लेकिन 73 अमेंडमेंट ने क्या करा, इसको 73 अमेंडमेंट ने इसको बाध्यकारी बना दिया। अब कैसी संस्था, त्रिस्तरीय बना रहे हैं, 2 स्तरीय बना रहे हैं, वो मैटर नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत, ग्राम सभा हर जगह होगी, हर राज्य में ये होनी आवश्यक है। तो ये आपको समझ में आया कि डीपीएसपी पहले क्या था। अगर पहले की स्थिति देखें कि बाध्यकारी नहीं था, वाद योग्य नहीं था, लेकिन जैसे ही ये 73 अमेंडमेंट आया, उसके आधार पे ये बाध्यकारी भूमिका में, मतलब अब इस पे मतलब पंचायत का गठन करना आवश्यक हो गया। तो ये एक तरह से इनको एक अधिकार मिला। फोर्थ पॉइंट को अगर हम बात करें, अब जो 73 और 74 अमेंडमेंट आया है, उसने एक तरह से इनके नियतकालिक चुनाव, जो मैंने कल भी समझाया था, मतलब नियतकालिक चुनाव, जिस तरह से विधानसभा के और आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, नियतकालिक चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत किया, मतलब एक तरह से नियतकालिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करी है। वो मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह से चीजें होंगी। नेक्स्ट एक पॉइंट अगर एक पॉइंट देखें आप, तो इसमें कहीं ना कहीं जो जिसने आरक्षण दिया है, मतलब आरक्षण ने भी एक राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण किया है। आरक्षण एससी वर्ग, एसटी वर्ग और महिलाओं को, इसी के साथ में अगर हम बात करें तो यही अधिकार देता है कि ओबीसी को भी अगर राज्य चाहे तो कहीं ना कहीं आरक्षण दे सकता है। मतलब एक तरह से ये सकारात्मक विभेद है, जैसे मैंने आपको आरक्षण के मुद्दे में समझा लिया। क्योंकि इस तरह के आप यूज करोगे ना वर्ड, तो एग्जामिनर देखता है कि बच्चे में सॉरी, कि बच्चे में गहराई है, कि इस सकारात्मक विभेद ही एक तरह का आपका आरक्षण होता है। और इसने, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे, मतलब इस कॉन्सेप्ट को अगर एक ही लाइन में अगर आपको समझाना हो कि विधिक शक्ति का हस्तांतरण कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी चीजें जो कमजोर वर्ग है या महिलाएं होगी, मतलब एक तरह से इसको वंचित वर्ग बोलते हैं, जो हमारे इतिहास में बोला गया है। मतलब एक तरह से ये वंचित वर्ग है, जब तक हम इसको राजनीति में भागीदारी नहीं देंगे। अब सपोज करो कोई सीट है, वो सीट चक्रानुक्रम क्रम में हमने एससी के लिए रिजर्व कर दी है। राजनीति में भागीदारी, अब कोई प्रतिनिधि, अगर सपोज करो कोई एक सीट है ए करके, वो हमने एससी के लिए रिजर्व कर दी है। अब उससे फायदा क्या हुआ कि अगर कोई एससी का कैंडिडेट वहां पे प्रधान बनता है ग्राम पंचायत में, या जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, या आपका चेयरमैन बनता है, जिस तरह से सीटें आपने अपने चारों तरफ देखी होंगी कि ये सीट इस बार एससी के लिए या इस बार महिला के लिए, तो इस तरह से आता है। तो अगर ये वर्ग नगर पालिका में जाते हैं या पंचायती प्रमुख बन के जाते हैं या ब्लॉक प्रमुख बन के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने वर्ग के उत्थान के लिए काम जरूर करेंगे। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर सपोज करो आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आपके ब्रांच का कोई बंदा है आपके उसमें, तो आप कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर एक उन वर्गों के लिए रखते हैं। अगर महिला कहीं ना कहीं ब्लॉक ब्लॉक प्रमुख है या पंचायत, मतलब ग्राम प्रधान बन चुकी है, या ग्राम प्रधान है या चेयरमैन है, तो जो उस क्षेत्र की महिलाएं होंगी, उस क्षेत्र की महिलाएं वो हिचकेंगी नहीं अपने प्रतिनिधि के पास जाने में। और अगर सपोज करो यहाँ पे कोई जेंट्स है और वो जनरल कैंडिडेट्स है, तो ये वर्ग जो होगा कहीं ना कहीं जिस तरह से परंपराएं और इतिहास रहा है,
तो ये कहीं ना कहीं यहाँ जाने में झिझकेंगे। तो इसीलिए जब राजनीति मतलब कानून के निर्माण बनाने मतलब कानून के निर्माण में योजनाओं के निर्माण के लिए जब हमने किसी वर्ग को वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाया और प्रतिनिधित्व दिया तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का विधिक हस्तांतरण है। मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्ति का हमने हस्तांतरण किया। जो अभी सेवा करने के उसमें थे इतने सालों से, आज उनको हमने मतलब एक तरह से राजा बना दिया। आई होप क्लियर हुआ। ऋषु वॉइस नहीं आ रही क्या? आई थिंक तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है, वॉइस इधर क्लियर आ रही है बच्चे। कोई और बच्चा कंफर्म करे कि वॉइस आ रही है? सर अभी मतलब ये राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण पढ़ा तो इसमें ये बताया मतलब इसमें इसकी एक तरीके से इसकी विशेषता बताई है कि इसमें मतलब क्या-क्या मतलब राजनीतिक बदलाव हुए हैं राजनीतिक रूप से। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक शक्ति का जब हस्तांतरण होता है तो राजनीतिक शक्ति का मतलब इससे मतलब जो ग्रामों में मतलब क्या मतलब पॉजिटिव इफेक्ट ही बताया है मतलब इसके। हाँ सबलीकरण आया है भाई। महिलाएं हाँ अब कानून बनाने के लिए चेयरमैन बनने लगी। अब एक जो आरक्षण मिला उसी से तो महिलाओं को, एससी वर्ग को, एसटी वर्ग को मुख्य धारा में आने का मौका मिला और शक्ति का हस्तांतरण हुआ उनके हाथ में। तो अपने वर्ग के लिए वो अब नियम बना सकते हैं, अपने वर्ग के लिए कोई विधि ला सकते हैं और अपने वर्ग की बात विधानमंडल में जाके अगर उनका प्रतिनिधि, भाई जब प्रतिनिधियों की बैठक होती है तो वहां का विधायक आके सरपंच से ही पूछता है या ग्राम प्रमुख से पूछेगा, इससे ब्लॉक प्रमुख से पूछेगा। और अगर स्तर पे बड़े स्तर पे है तो आपका जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उससे बात करते हैं। और अगर एक महिला जिला पंचायत अध्यक्ष बनती है तो कहीं ना कहीं इस देश की जो पितृतंत्रात्मक सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं जो सीमित प्रभाव पड़ रहे थे उस पर कहीं ना कहीं व्यापकता आएगी। समझे इस तरह की चीजों को। हाँ सर। दूसरा, पहले चुनाव का कोई गारंटी नहीं था, अब नियतकालिक चुनाव आ गए हैं। ये भी एक तरह का शक्ति का हस्तांतरण है कि आपको इस तरह से मैंने बताया कि 6 महीने के अंदर चुनाव होने ही होने हैं और 5 वर्ष इसका कार्यकाल दे दिया। मतलब 5 वर्ष के बाद चुनाव, 5 वर्ष से पहले अगर कोई होती है तो 3, मैंने बताया था 3 साल प्लस 2 साल बची हुई पंचायत, नई पंचायत 2 साल के लिए काम करेगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन वो नियतकालिक चुनाव तो आ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको इस पॉइंट को कवर करना है। यहाँ तक आपको नियतकालिक का मतलब क्या मीन होगा? नियतकालिक का मतलब टाइमली, मतलब एक नियत मतलब उसका टाइम बाउंड है। 6 महीना एक अंतर दिया ना कि 6 महीने के अंदर अंदर में चुनाव होने हैं। पिछली पंचायत अगर मतलब टर्मिनेट हो जाती है तो हाँ सर बताता है। ये समझ में आया। हाँ सर आ गया। और रेशु डबल आ रही है क्या आवाज? शिवानी आपको भी डबल आ रही है आवाज? नहीं मुझे तो क्लियर आ रही। एक बार अपना माइक बंद कीजिए सारे। हो सकता है उसकी वजह से इशू आ रहा हो। ऋषि माइक स्विच ऑफ करो। शायद रेशु को आवाज नहीं जा रही है मेरी। चलिए, अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है आवाज में तो आप तुरंत आप मुझे बताएंगे, क्योंकि वॉइस अगर कट के जा रही है या वॉइस सही नहीं जा रही है तो मतलब क्लास का फिर कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको पूरी आवाज सुननी चाहिए, तभी बढ़ाने का भी फायदा है। तो आप जब भी थोड़ा सा भी लगे किसी भी बच्चे को, आप बेझिझक आप बता सकते हैं। हो सकता है कि नेट का इशू हो आपकी साइड, या हो सकता है कि नेट का इशू हो मेरी तरफ से, तो हम उसको सॉल्यूशन कर लेंगे।
अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक जिस तरह से हमने राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण पढ़ा, रेशु अभी हमने केवल जो शक्ति का हस्तांतरण बता रहे थे, हम राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण बता रहे थे कि किस तरह से हमने बताया। अब उसका मैं एग्जांपल टाइप में जैसे दूं, तो जो आपके वीडियो एंड सीडीओ, मतलब वीडियो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है या चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ये सारे के सारे कौन होते हैं, ये सारे के सारे इसके पदेन अधिकारी होते हैं, मतलब ऑफिशियल बॉडी होते हैं ये। तो कोई भी योजना आती थी या कुछ भी आता था, तो ये सारे के सारे तो रहेंगे, और इनके साथ में पदेन अधिकारियों के साथ में जब ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि जो आपका प्रधान है या ये हैं, जब इनको रखा गया, तो ये एक तरह का, मतलब जब आप एग्जाम्पल दोगे तो इस तरह से एग्जाम्पल दोगे, ये एक तरह से शक्ति का हस्तांतरण था। जब वीडियो और सीडीओ के साथ में जो आपके प्रतिनिधि आने लगे, मतलब अब प्रतिनिधि क्या करेगा, प्रतिनिधि भाई जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, और ब्यूरोक्रेसी क्या है, वो गवर्नमेंट का कोई योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने आए हैं, मतलब वो तो परमानेंट मेंबर है, उसको तो जनता को जवाब नहीं देना, कुछ नहीं देना। और यहाँ पे जनता के लिए जवाबदेहिता बन रही है इनकी, इनके लिए कोई भी जनता की जवाबदेहिता नहीं है, इन्हें तो गवर्नमेंट के लिए उत्तरदायित्व है, गवर्नमेंट के लिए जवाबदेहिता बनती है। तो जब इनके लिए जनता की जवाबदेहिता बनेगी, तो कहीं ना कहीं जो आपके ये आएंगे, ये सारे के सारे इनसे परामर्श करके और इनके साथ ही, मतलब समन्वयता के साथ काम करेंगे। जिस तरह से 73 जो अमेंडमेंट है, उसने कहीं ना कहीं जो आपको मैं जैसे बताया अभी, रेशु यही समझा रहा था मैं कि SC ST और महिला को, जो कमजोर वर्ग है, उसको जिस तरह से इन्होंने आरक्षण दिया, आरक्षण कौन से उससे दिया था, मैंने कल बताया था 22 आर्टिकल 243 डेल्टा डी, इसके आधार पे इन्होंने इसको आरक्षण उपलब्ध कराया था। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोकल गवर्नेंस है, वो एक बेहतर स्थिति में आ गया जब राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ। मतलब अब चीजें आ गई हैं, जिस तरह से अभी शिवानी ने क्वेश्चन किया था कि सर, एक क्वेश्चन आया था कि कहीं ना कहीं ये जो पितृतंत्रात्मक सिस्टम है उसका सीमित प्रभाव किया है, मतलब और जगह तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, लेकिन महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया उसने पितृतंत्रात्मक सिस्टम पे सीमित प्रभाव डाला। तो सीमित प्रभाव डालना मतलब जिस तरह से पंचायत पति वाली जो थ्योरी आती है, मतलब प्रधान पति की जो हम बात करते हैं, काम सारा पति करता है बस, क्योंकि वो महिला की सीट थी इसलिए उसने उसको खड़ा, धन धन बल इनका यूज करके कहीं ना कहीं वो होता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं, वैसे वैसे आज की स्थिति बदल रही है, चुनाव की भी अगर हम बात करें, तो आई होप जो विधिक हस्तांतरण, मतलब जो राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण है, वो आपका पूरा का पूरा क्लियर है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बना पाएंगे। इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हम अपने प्रशासनिक शक्ति के हस्तांतरण पे, फिर मैं इसको लिखवा भी दूंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण। किसी को कोई क्वेश्चन है? 30 सेकेंड है आपके पास में, आप पूछ सकते हैं। रेशु दोनों आपकी वॉइस मुझे सुनाई देगी, आप बोलिए, स्पीकर पे बोलिए। ओके ओके, कंटिन्यू। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक शक्ति के हस्तांतरण की। अब प्रशासनिक शक्ति का, जिस तरह से हमने विधिक शक्ति का मतलब राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण देखा, उसी तरह से मतलब प्रशासनिक शक्ति का भी हस्तांतरण की बात कर रहा है कौन, अमेंडमेंट 73 और आपका 74 जो बात करता है। अब 73 में जिस तरह से मैंने सबसे पहले आपको दिखाया कि जो आपका 73 अमेंडमेंट है, वो 73 अमेंडमेंट बात करता है 29 सब्जेक्ट की, मतलब 29 विषय जो हैं वो 11वीं अनुसूची में दिए गए। जो 11वीं अनुसूची इसके आधार पे जोड़ी गई, उस 11वीं अनुसूची में आपके 29 सब्जेक्ट दिए, प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है। अब जिन ये 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जहां पे आपकी जो पंचायत है, इस पर निर्णय लेने का अधिकार इनको दिया गया।
मतलब अब इन विषयों से रिलेटेड कुछ भी है तो पंचायत इस पर एक निर्णय ले सकती है कि योजना बनानी है, जल के लिए योजना बनानी है, कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब कुछ भी करना है तो ये इस पर डिसीजन ले सकती हैं। इस पे कोई टैक्स लगा सकती हैं, जिस तरह से मेलों पे टैक्स लगा देती है पंचायत, और कुछ शुल्क लगा देती है। कोई सड़क जा रही है उस पे मतलब एक तरह का छोटा सा टैक्स लगा दिया, या इसमें जो पीठ भरती है, एक सुना है ना, एक पीठ जानवरों की पीठ भरती है, वहां पे कोई टैक्स लगा दिया। तो ये सारे के सारे इन सब्जेक्ट की वजह से इस पंचायत को मतलब अधिकार मिले। अभी तक ये अधिकार क्या थे, एक्सिक्यूटिंग जो पावर थी, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो सारी की सारी पहले तो विधानसभा के मतलब उनके जो अफसर कैडर था उस राज्य सरकार का उनको थी। अब ये कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों के पास भी आ गया, मतलब पंचायत इस पे निर्णय लेने का अधिकार पंचायत को मिला। जैसे भारत में पहले क्या होता था, मतलब अगर परंपरागत हम बात करें, कोई योजना का निर्माण हुआ, अब योजना बना दी, चलो योजना तो बन गई। जिस तरह से राजनीतिक हमने शक्ति का हस्तांतरण देखा, उसमें कहीं ना कहीं पंचायत को इसमें परामर्श देने का अधिकार मिला कि अगर उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट से कोई योजना बनाई जा रही है। अब योजना बनने के बाद या कोई कानून बनने के बाद जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, आफ्टर इम्प्लीमेंट मतलब एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन व्हाट विल हैपन कि जो आपकी पंचायत है वहां भी पंचायत को भूमिका दी जाएगी। पंचायत को किस तरह से भूमिका दी जाएगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि सीमित हस्तांतरण हो योजना बनाने में। जब योजना बनाई जाती है वहां पे सीमित हस्तांतरण हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा वैसे तो निर्णय लेती है आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इनको मिला। इसी तरह जो एग्जीक्यूटिंग बॉडी है वहां भी इनको कहीं सीमित हस्तांतरण किया गया। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी हस्तांतरण नहीं किया गया, मतलब इस मतलब इस अनुच्छेद से, इस संशोधन से, सॉरी इस संशोधन से इसने क्या किया कि जो पंचायत थी उसको सीमित हस्तांतरण का अधिकार दिया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर ग्रामीण स्तर पे हमें गरीबी उन्मूलन करना है, मतलब गरीबी उन्मूलन के लिए कोई योजना निकालनी है स्थानीय स्तर पे, मतलब ग्रामीण स्तर पे हमें गरीबी उन्मूलन हमें करना है, तो उसके लिए या स्वास्थ्य के गरीबी उन्मूलन के लिए अगर हमें कोई कार्य करना है, या हेल्थ के लिए, जिस तरह से ये राज्य सूची का विषय है। अगर प्राथमिक जैसे प्राथमिक, अब एजुकेशन कैसे होता है मैं बताता हूँ। मतलब प्राथमिक चिकित्सा कोई हॉस्पिटल है, किसी गांव, मतलब किसी गांव में प्राथमिक चिकित्सा वाले सेंटर बन जाते हैं ना, या आशा जो काम करती है। अब उन आशा को चेक चेक एंड बैलेंस वाली जो फॉर्म आएगी, मतलब प्रधान जो गांव का प्रधान है वो उसको चेक कर सकता है कि डॉक्टर टाइम से आ रहा है या नहीं, या आशा अपना काम कर रही है या नहीं, या कोई गरीबी उन्मूलन के लिए कोई योजना है तो उसका जो काम कर रहा है नहीं। तो अब क्या हो रहा है, अब अगर प्रधान काम नहीं करता तो ये इसकी रिपोर्ट ऊपर देते हैं, मतलब जो ऑफिशियल बॉडी है। अब पहले क्या होता था, पटवारी आए या ना आए, कोई तहसीलदार टाइम से गांव में आए या नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उनको जो बैलेंसिंग बॉडी थी वो नहीं थी। अब अगर कोई जो अफसर है आपका राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, अगर मान लो अफसर नहीं आता है, तो ये कहीं ना कहीं इनकी सूचना, मतलब इनकी शिकायत कर सकते हैं। इनकी शिकायत मतलब अगर पटवारी नहीं आ रहा तो इसकी शिकायत कहाँ एक प्रधान कर सकता है, कर देते हैं ना प्रधान। पंचायत मतलब अगर कंप्लेन कर रही है तो उसका डीएम को, मतलब या एसडीएम को, तो वहां पे क्या है, इस तरह से ये महकमा दुरुस्त हुआ है। इसी तरह से अगर वाटर प्रबंधन की बात, मतलब जल प्रबंधन की बात आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसको चेक कर देते हैं। आंगनबाड़ी में उनको चेक कर सकते हैं। अगर शिक्षा से, तो आप अगर उत्तर लिखेंगे अपना तो इसी तरह बताएंगे, मतलब अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा को करके लिखेंगे। टॉपिक मैंने समझा दिया। प्राथमिक शिक्षा के लिए अगर बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा ले लीजिए, चिकित्सा ले लीजिए, फिर आपका आंगनबाड़ी की आंगनबाड़ी में भूमिका आप ले लीजिए। जब कहीं पट्टों का हस्तांतरण होता है तो वहां पे भी प्रधान की एक बहुत ही एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। पट्टों जब पट्टों का बंटवारा होता है, और ये कहीं ना कहीं एक चेकिंग अथॉरिटी भी बन गए हैं,
मतलब जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है उस तरह से ये काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ तक आपको प्रशासनिक और ये दोनों आई थिंक यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। अभी मैंने ए पढ़ाया आपको जो राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण है, और बी पढ़ाया मैंने आपको प्रशासनिक का, और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वित्त शक्ति का हस्तांतरण कैसे हुआ। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बने आएगा तो आप बना पाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है, तभी मैं आगे चलूंगा। बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर एक ऐसे आया था 2016 में, हाँ बोलिए। अ, पालना झुलाने वाली के हाथ में संसार की बागडोर, ऐसा कुछ था वो, सुना भी होगा आपने, देखा भी होगा। तो सर जैसे पालना झुलाने वाले बाले के हाथ में संसार की बागडोर, ऐसे था ठीक है 2016 में। तो सर जैसे सबसे पालना झुलाने का मतलब जो सबसे मतलब जो निचला स्तर है, वो मतलब वो सुदृढ़ होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में संसार के मतलब अगर ग्राम पंचायत नगर पालिका ये सारी मतलब मजबूत रहेंगी अगर नीचे से, तो सर एक मतलब एक पैराग्राफ ये वाला भी डाला जा सकता है, जैसे ग्राम पंचायत नगर पालिका ऐसे है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारा यही तो एक प्योर डेमोक्रेसी जो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी है ना, इट इज द प्योर प्योरिटी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसी को कहते हैं। हाँ सर, क्योंकि ये सीधे मतलब इससे मतलब सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से अगर मैंने आपको ये बता दिया तो आप अब कुछ भी ऐसे आता है कुछ भी आता है, इन चीजों को जिन चीजों को मैंने बताया उन चीजों को आप लिख के आएंगे जरूर, तभी आपको मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जब मैं इसको लिखवा दूंगा ना तो आपका बहुत मतलब इजी हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम, वित्त शक्ति का हस्तांतरण। ये प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। अब वित्त शक्ति का हस्तांतरण क्योंकि 73 और 74 मैंने आपको बताया दोनों के दोनों बराबर हैं। अमित ये अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। अमित ये माइक बंद कीजिए अपना। ठीक है, मैंने मैंने माइक बंद कर दिया उसका। ये वॉइस आती है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। चलिए अब मैं बात बता रहा हूँ कि 73 अमेंडमेंट जिस तरह से मैंने पढ़ाया सेम उसी की तरह से 74 भी होता है। मतलब 90% चीजें जहां जहां 74 में अलग चीजें आएंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। 73 जैसे वित्त शक्ति का अगर हस्तांतरण की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताएंगे कि राज्य वित्त आयोग की का गठन किया गया। एक वित्त आयोग बनाया गया, मतलब जो ये आपका वित्त आयोग है ये जिस तरह से भारत का वित्त आयोग है उससे अलग है, क्योंकि भारत का वित्त आयोग जो परामर्श देता है वो अलग विषयों पे देता है और ये अलग विषयों पे देता है। अब यहाँ पे जो ये वित्त आयोग किसके लिए काम करता है, ये आपका पंचायत जो ग्राम पंचायत है और आपकी नगर पालिका, कैसे किस तरह से अब हम समझेंगे किस तरह से शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है। ये ग्राम पंचायत के लिए और नगर पालिका के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों की जो शक्ति है ये कहीं ना कहीं इसको सुदृढ़ कर रहा है इनको वित्त देने के लिए। पहले क्या थी, इनकी आवाज विधानसभा में सुनी ही नहीं जाती थी अगर इनको कोई पैसा चाहिए या कुछ चाहिए। अब वित्त आयोग जब स्पेशली इन लोगों के मतलब इन दोनों वर्गों के लिए बना दिया गया तो कहीं ना कहीं इनकी मांग जो है, जो इनकी वित्त शक्ति है उसका कहीं ना कहीं सुदृढ़ता आई है उसमें। मतलब अब इन चीजों को हमने रेगुलेट कर दिया है। ये जो मैं लिखता हूँ ना ये आप लिख लिया करो, जब मैं समझाता हूँ तो बाद में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
मतलब ये एक परामर्श ही दे है ना, मतलब ये एक विनिमय एक रेगुलेटिंग बॉडी होती है ना, जो आपकी गवर्निंग बॉडी होती है, वो उस तरह से आप विनिमायक की भूमिका में आ गया है। मतलब ये जो मतलब जो फाइनेंस के लिए अगर कुछ भी है तो यहाँ पे इसी तरह अगर 74th की हम बात करते हैं तो 73 और 74th को दोनों को यहाँ पे इन्होंने विकेंद्रीकृत मतलब प्योर विकेंद्रीकृत नियोजन माना है। मतलब इससे पहले कहीं भी इस तरह से बातें नहीं हुई। मतलब अगर वित्त के लिए बात करें तो पूर्णतः ये विकेंद्रीकृत नियोजन की बात करता है। मतलब जिसमें क्या है कि अगर कोई भी योजना आदि बन रही है, कोई भी योजना बन रही है, वहां पे जनता की भूमिका में वृद्धि हुई है। विकेंद्रीकरण जब होगा तो जनता की भूमिका में वृद्धि होगी, या वो राजनीतिक हो, या वो प्रशासनिक हो, या वित्त की भूमिका में हो। अब जनता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, कोई भी योजना के निर्माण में अगर वहां के लोगों की मतलब लोकल पीपल्स की अगर वहां उनकी मतलब भागीदारी बढ़ रही है तो वो योजना का ज्यादा से ज्यादा चांस है कि वो योजना एक अच्छी होगी। वहां पे उनकी जो प्योर आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, वो उनकी नीड्स पूरी होंगी, एज पर रिक्वायरमेंट होगी पूरी वो। और अगर कोई करप्शन है तो करप्शन भी मतलब वहां पे नहीं होना मतलब नहीं होना चाहिए एज पर थियोरेटिकली। शिवानी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं सर, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही। अच्छा नहीं, वो हैंड मैंने अभी देखा ना आपका रेज किया हुआ, शायद वो पहले वाला। गलती से हो गया सर वो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसमें मतलब ये एज पर रिक्वायरमेंट बनती है, इनकी आवश्यकता नीड्स के हिसाब से बनती है, करप्शन इसमें कम हो जाता है। मतलब संभावनाएं हैं कि करप्शन कम रहेगा अगर ये जनता की भूमिका बढ़ रही है। अब अगर पंचायती राज में एट प्रेजेंट की हम सिचुएशन देखें, मतलब जो आज की स्थिति है, वहां पे एक तरह का ये मतलब इसमें एक ऑडिट ऑडिट की भूमिका में भी आ गई है। मतलब अगर हिंदी में इसको बोलो तो हिंदी में इसको अंकेक्षण करके बोलेंगे हम। मतलब अंकेक्षण की भूमिका में ये जो आपकी पंचायती संस्थाएं हैं पंचायती राज की, ये एक तरह से ऑडिट के रूप में आ रही है। मतलब अब लोकल जो पीपल्स हैं, जो जनता है, वो आरटीआई के थ्रू किसी योजना पे कितना खर्च हुआ वो मांग सकती है। भाई कोई सड़क बनी थी, कोई मतलब जल प्रबंधन का कोई तालाब बना सपोज करो, इस तालाब में बनने में कितना खर्च आया, ये आरटीआई से अब जनता मांग सकती है। मतलब जो उस गांव की जो उससे संबंधित है, वो आरटीआई से उसमें कितना पैसा लगा, कितना समय दिया गया था, किस तरह से चीजें बनी, कौन सा में, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट, मतलब उसकी सूची उस प्लान की और उसकी एग्जीक्यूशन की जनता मांग सकती है। मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पे, जो वित्त शक्ति का हस्तांतरण हुआ, अब ये चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है। मतलब चेक बैलेंस यहाँ पे भी एक फाइनेंस से रिलेटेड जो चेक बैलेंस बना, यहाँ भी जनता की भागीदारी बढ़ी है। अब जनता जांचकर्ता की भूमिका में आ गई। अब जो हमने धीरे धीरे सेवक बनाया था ना, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि चार ने मिलके एक आदमी को अपने अधिकार दे दिए। मतलब वो उनको जॉब करने के लिए, इसीलिए लोक सेवक बोलते हैं उसको। और राज सेवक मतलब जनता के लिए, मतलब जनता का सेवक है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं। लेकिन जो सेवक हैं वही राजा बन गए हैं। सिचुएशन ऐसी होगी ना, जो अन्ना हजारे बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हुई हैं। मतलब अब दोबारा से जैसे जैसे विकेंद्रीकरण, मतलब अगर कोई भी चीज केंद्रीकृत भूमिका में जाती है तो जो सेवक है वो राजा बन जाता है, मतलब किंग बन जाता है। और अगर वही चीज डाउन मतलब विकेंद्रीकृत हो रही है, नीचे लेवल पे जा रही है, तो मतलब यहाँ पे पावर्स बढ़ रही है। कहीं भी आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो इस तरह से समझना कि जितना विकेंद्रीकृत होगा उतना ही जनता, मतलब मेन तो हमारा सोर्स जो पावर है वो जनता ही है ना, और लास्टली हमें जनता को ही करना है। तो जनता तभी पावरफुल होगी जब जितना विकेंद्रीकृत होगा। अब अगर वित्त वित्त और शक्ति का हस्तांतरण हमने इस जनता को कर दिया, मतलब स्थानीय स्वशासन को किया,
तो वहां पे ये प्रशासन मतलब ये जो लोकल गवर्नेंस है ये मजबूत हुई और मजबूत हुई। और इसने एक चीज और दी है, एक सहभागिता का सिद्धांत भी इसने किया। मतलब सहभागिता के सिद्धांत पे तो हम काम करते हैं, मतलब सहभागिता के सिद्धांत को इसने मजबूत किया। इसको बोलते हैं कॉपरेशन। मतलब जो कॉपरेशन की भूमिका, मतलब कॉपरेशन को एक बहुत बड़ा आधार दिया इसने। इसी जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहती हैं, मतलब एक तरह का कॉपरेशन आया है इस चीज में, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से बढ़ी है। अब ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो हमने हस्तांतरण किया उसमें कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं, मतलब कमियां हैं। मतलब इसकी अगर कमियों की बात करें हम, यहाँ तक आप समझ गए, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ, बताइए जल्दी से। हाँ सर। मतलब तीनों हस्तांतरण आप समझ गए ये, क्योंकि आपका यूपीएससी का सिलेबस का टॉपिक है जीएस पेपर 2। यस सर, सेकंड यूनिट का है, जीएस हाँ पेपर टू सेकंड यूनिट सेकंड है, तो यूनिट। आपको समझना है, इसलिए हमने सबसे पहले ये मैं लिखाऊं या इससे आगे चलूं जो मैंने आपको समझाया अभी। सर मैंने तो नोट डाउन कर लिया है। नोट डाउन कर लिया ना, तो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेशन में इसको कराने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर लेंगे ना। हाँ सर, चलिए, बाद में कर लेंगे। हाँ अब हम बात करते हैं इसकी कमियों की, कि किस तरह की कमियां, मतलब इस जो कानून 73 74 बनाया हमने और उसके आधार पे जो हमने हस्तांतरण किया उसकी कमियां कहाँ रह गई। यहाँ पे सबसे पहली कमी है कि सामंतवादी जो संरचना है, मतलब जो आपकी ग्रामीण पृष्ठभूमि की अगर आप बात करेंगे तो ये एक तरह का सामंतवाद ही है यहाँ पे। मतलब जिस तरह से कहते हैं ना कि एक प्रधान बन गया, अब वो प्रधान क्या करता है, वो डीएम एसडीएम और जो विधायक एमपी उन्हीं का पासिंदा हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं वो भी दबंग की भूमिका में आ जाता है। आपने सुना होगा कि प्रधान जी, मतलब जिस तरह से उसको पावर मिलती है, जिस तरह से मंत्रियों को पावर मिलती है वो अपने सुपर पावर में आ जाते हैं। जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को पावर मिली वो अपने सुपर पावर में आ गई। तो जिस तरह से पंचायती राज में शक्ति का हस्तांतरण हुआ, तो ये हमारी सामंतवादी संरचना के कारण वहां पे दबंग पाई गई, वहां पे खाप पंचायत पाई गई। अब खाप पंचायत में आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, मैं बाई नेम नहीं करता, कि एक बंदा सारे के सारे किसानों का नेता बन के बैठ गया, वो अपना एंजॉय कर रहा है, अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के वर्तमान स्थिति में जो नेता बन रहे हैं ना, वो नेता बनने लायक नहीं है। लेकिन जो पिछली राजनीति देखो आप पीछे, मतलब जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, मतलब जो एक तरह से आदर्श व्यक्तित्व की भूमिका में रहे हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दूं, जिस तरह से मतलब जो इनके नेता थे पहले, जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, वो उनके पैरों में आप चप्पल नहीं देख सकते आप, वो किसानों के इसीलिए ऐसे कर्णधार नहीं बने। इसी तरह इतने सारे मतलब हुजूम जो किसानों का था उनके पीछे नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ ये बातें तो रही होंगी। तो ये सामंतवादी संरचना से अलग अगर चीजें होती हैं तो एक्चुअल में ट्रू लीडर होता है। लेकिन जैसे ही हम किसी को पावर्स देते हैं, पंखे के नीचे आता है तो उसकी सोच बदल जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस सामंतवादी संरचना ने दबंगों को बढ़ाया है। एक्सेप्ट करते हैं ना इस चीज से, बच्चों बताओ, मानते हो ना इस चीज को कि दबंग जो सिस्टम है वो प्रधानी मतलब पंचायती राज और नगर पालिका, एक चेयरमैन जो बनता है उसका मतलब इतना बड़ा दबंग हो जाता है, इतना पावर में आ जाता है, मतलब वो पूछो मत उसको। प्रधान जी के चाचा के भतीजे चाचा का पता नहीं कहाँ कहाँ की गाड़ियां और कहाँ कहाँ की सोर्स उनकी चल जाती है, कहते हैं ना, ये एग्जाम्पल भारत में देते हैं ना। तो इसी तरह अगर हम बात करें, मतलब अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है, कमी मतलब कानून बन गया, कानून लागू भी हो गया, लेकिन ये जो बाहुबली, मतलब ये जो बाहुबली वर्ग है,
ये संरचना के अंतर्गत ही आ रहा है। मतलब जो ये बाहुबली दबंग वर्ग है, इनके कारण कहीं भी पुलिस भी नहीं आती है उन गाँव में। बहुत से गाँव में आपने सुना होगा कि पुलिस अंदर जाने से डरती है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो है, मतलब जब लड़ाई आपस की मतलब रंजिशों में होती है, या किसी मुद्दे पे होती है, किसी चीज में कोई पंगा हुआ, तो जो ऑफिसर्स हैं या जो भी आपके पुलिस महकमा है, वो क्या करते हैं, वो इनको कहते हैं कि आप अपनी मध्यस्थता से या उनके पास जाके, या बहुत से गांवों में आपने देखा होगा कि धर्म अधिनायक एक गांव से ही या गांव का सरपंच ही बना हुआ है, या गांव की न्याय पंचायत काम कर रही है, चाहे कितना भी बड़ा हो गया, जैसे तलाक के मुद्दे पे, या वैसे किसी का कोई भी ऐसा मुद्दा होता है, छेड़छाड़ या किसी भी चीज का, वो आपका यहाँ पे ना तो ये वर्ग इनकी वो करता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनसे डर भी है, और ये कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को तोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर इस व्यवस्था को तोड़ेंगे तो बहुत हिम्मत चाहिए, आसान नहीं है खा पंचायत को। इसीलिए आप देखेंगे क्योंकि ऑनर किलिंग जो हो रही है आपकी, मतलब कोई कहीं न्यूज में भी नहीं आता, और कहीं भी चीजें मतलब लड़कियों को हत्या पे हत्या कर दी जाती है ऑनर किलिंग के नाम पे, बहुत रंजिशों में एक दूसरे को मार दिया जाता है, केवल इसकी मतलब मतलब एक ये इन्होंने शैडो बना ली है, और इस शैडो का बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे कानून को कहीं ना कहीं सुधारात्मक इस तरह से एग्जीक्यूशन में भी आना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो मतलब 73-74 अमेंडमेंट ने महिलाओं को जिस तरह से उस टाइम हमने बात की कि जो पंचायत पति वाला सीन है, ये भी एक तरह की कमी है इसमें। मतलब ये कहीं ना कहीं आप जो वो लाइन है ना शिवानी, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि जो पितृ तंत्रात्मक व्यवस्था का सीमित प्रभाव पड़ा है। मतलब जितना प्रभाव पड़ना चाहिए था इस कानून का, उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। क्यों? उसका कारण ये पंचायत पति जैसे मतलब जो सिस्टम है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तो चलेगा ही। और इसके आधार में कि अशिक्षा, मतलब कम पढ़े लिखे होना, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कम पढ़े लिखे होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स इसकी जड़ में है। जब तक इस जड़ को नहीं दूर करोगे तब तक नहीं होगा। यहाँ पे एक सिस्टम और है ग्रामीण भारत में, अगर पंचायत में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्षेत्रवाद का मुद्दा, मतलब ये एक बहुत बड़ी कमी है, क्षेत्रवाद और आपकी अशिक्षा और संप्रदायवाद। मतलब अगर हम बात करें संप्रदायवाद, मतलब दो अलग अलग धर्मों के, मतलब जिसमें संप्रदाय का ज्यादा वो रहता है कि हम कट्टरता की उसमें, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं। नगरीकरण में किसी को टाइम ही नहीं है, तो टाइम नहीं है, वो अपने मतलब आर्थिक वृद्धि करने में लगा है, तो इन चीजों से उसको कोई मतलब नहीं ना। क्षेत्रवाद की बात करता है, वो एक साथ बैठ के चाय पी लेते हैं, एक साथ बैठ के बात कर लेते हैं। तो ये जो जातिवाद जैसे मुद्दे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसको कमजोर कर रहे हैं। मतलब सीमित प्रभाव ही इसका पड़ा है। ये कमियां हैं सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जिस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्थिक मतलब गरीबी और आपकी आर्थिक विषमता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब जब सपोज करो कि अगर गरीबी ना होती या आर्थिक विषमता, मतलब एक ह्यूज गैप नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि वोट बिक जाएगी? मतलब इसका एग्जांपल दो, तीन चीज में वोट बिक जाती है। एक तो मतलब एक जानवर होता है, मतलब एक जानवर देखेंगे आप, जो रात को मतलब पका लिया जाता है ना, कुकड़ू वाला। और एक आपकी मतलब एक इस तरह की सेब की एक बोतल होती है उसमें, और एक 2000 का मतलब एक क्या कहते हैं मंगलयान की फोटो बना एक गुलाबी नोट। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपकी, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का प्रयोग तब होता है जब आप में ग्रामीण स्तर पे आर्थिक विषमता ज्यादा है। शहरों में थोड़ा कम होता है, क्योंकि शहरों में लोग बाग थोड़ा सा आर्थिक स्तर पे आर्थिक विषमताएं उस हिसाब से कम है, और इतना उनको नहीं होते कि आप किसी पढ़े लिखे एक व्यक्ति से पूछो, या किसी डॉक्टर से या इंजीनियर से जो मतलब आर्थिक रूप से सक्षम है, और उसको कहो कोई जाके प्रधान जी अगर या कोई बात करते हैं कि आप 500 रुपए लेके या एक
नोट लेके आप हमसे मतलब बात कीजिए, मतलब हमारे वोट दीजिए, तो दोनों का इम्पैक्ट आप समझ पाएंगे। आई होप जो मैं बताने के लिए आपका। सर आवाज थोड़ी अच्छे से नहीं आ रही। चलिए चेक करिए, अब आवाज सही आ रही है, बिल्कुल क्लियर। हाँ अब आ रही है सर, आ रहा है प्रॉपर अच्छे से समझ में। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब जब वोट वोट बिकती हैं, तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैंने देखा, मतलब एक छोटी सी एक मोटिवेशनल वीडियो थी। उसमें क्या हुआ, उसमें मतलब एक आदमी जा रहा है, सबके घर में गले मिल रहा है उनको, और हर घर में 500 रुपए दे आ रहा है, बोतल दे आ रहा है, या कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करके, मतलब एक उस जानवर का प्रयोग करके, मतलब इस चीजों को दे आ रहा है कि वोट मुझे ही देना, वोट मुझे जब वोट दे देते हैं और वो जीत जाता है, तो उसके बाद जब वो लोग उससे मिलने जाते हैं तो वो उनसे बात ही नहीं करता। वो बात क्यों नहीं करता है, वो दो चार बार जब उसको रोक लेते हैं वो एक जगह, मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक रूपांतरण था चित्रात्मक, मतलब दैट वाज अ ब्यूटीफुल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कि उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या दिखाया इन्होंने, कि जब वो उनको गांव वाले रोक लेते हैं कि आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे, तो उसने एक एग्जाम्पल दिया बहुत प्यारा। सबसे पहले वो बोलता है कि जिस जो साइकिल आप ले रहे हैं, जो साइकिल आप चला रहे हैं, सपोज करो मैं आपसे आपकी अनुमति से उस साइकिल को चलाने के लिए, कुछ समय के चलाने के लिए मैं आपसे मांगता हूँ, आप मुझे दे देते हैं, और उस साइकिल वो साइकिल क्या होती है, टूट जाती है मेरे से, या उसके पंचर हो जाता है, कुछ भी ऐसी स्थिति आती है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं उसको ठीक करा के दूंगा आपको, या आप मुझे कहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, तो तब तक मैं आप मतलब सही तरह उसको चलाऊंगा, सही तरह काम करूंगा। और अगर सपोज करो वो साइकिल उसने खरीद ली 500 रुपए देके, तो क्या इसका ओनर का हक रहता है, ये ओनरशिप ही चेंज होगी। तो वो यही कहता है कि मैंने 500 रुपए में तुम्हारी वोट खरीद ली है, अब आपको बोलने का कोई भी इस पे अधिकार, राइट नहीं है। तो समझे, इस तरह की चीजें चलती हैं। तो इस तरह की चीजों से थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं ये आज भी एग्जिस्टेंस में है, कि ग्रामीण स्तर पे अगर आर्थिक विषमता है तो उसमें इस चीज का फर्क पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे वोटर आईडी, मतलब गलत वोट कितना भी हो ग्रामीण स्तर पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में आपके डीएम एसपी ये सब घूमते हैं, लेकिन आपने कहीं देखा कि प्रधान के चुनाव में कौन रहता है, मतलब वहां पे एक अगर सपोज करो प्रधान जी का चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको डीएम एसपी कहीं नहीं दिखेंगे, डीएम एसपी कहीं नहीं होंगे वहां पे। वहां पे एक छोटे से टीचर को बिठा दिया जाएगा, मतलब वो बना के, या पटवारी स्तर के अधिकारी वहां पे रहेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें अब उनको रोज रोज जाना है भैया वहां पे, भाई उस गांव में उन दबंगों से उनसे पंगा नहीं ले सकते वो, तो उनको बार बार वहां पे जाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है कि चुनाव जब होते हैं, आप कितना भी कर लो, वहां पे वो धन बाहुबल, वो जानवर, वो मंगलयान वो चलेगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब ये कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से हम बात करें, आप मनरेगा को देखिए, मतलब एक बहुत बड़ी कमी, कोई योजना बन रही है, अब योजना का एग्जीक्यूशन योजना तो बन गई, अच्छी तरह से बन गई योजना, निर्माण सही हो गया। अब योजना का जब एग्जीक्यूशन आया, तो एग्जीक्यूटिव टाइम पे उसमें कि ये पट्टे किसको मिलने चाहिए, तो चलता है ना, पैसा चलता है कि ये पट्टे इसको दे दो, ये इसको, ये इसको, ये इसको। मनरेगा जैसी योजना में भी आपने देखा होगा कि मनरेगा जैसी योजना में बंदों के कार्ड बन जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, और उस तरह से उनका सॉल्यूशन हो जाता है। वो कैसे, मतलब जो उनके खाते भी खुले हैं ना, जो पैसा आ रहा है, उस खाते का एटीएम कार्ड प्रधान जी अपने पास रख लेते हैं। मतलब इस तरह की चीजें आपने भी सुनी होंगी। तो ये सारी की सारी कमियां हैं, जिसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कमियां कौन कौन सी हैं।
कमियां सबसे पहले आपकी अगर हम बात करें सामंतवादी संरचना, मतलब जहां दबंगों का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, जिस तरह से भारत में बाहुबली दबंग जो काम करते हैं, जिस तरह से आप यहाँ मतलब इनसे डर के रहना ही पड़ता है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं, एक हो सकता है कभी कभी कहते हैं ना सिंघम जैसा अफसर आ गया, उसने चेंज कर लिया, तो कितना चेंज, 99% के तो ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा कोई चेंज करना भी चाहेगा, या तो उनको हटा दिया जाएगा, मतलब या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ऊपर की तरफ ट्रांसफर, या नीचे की तरफ मतलब इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं है, और वो पंगा भी नहीं है। फिर पंचायतपति जैसी अवधारणाएं इस पूरे सिस्टम को कमजोर करती है। मतलब हस्तांतरण तो हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित ही रहा है। आप कहीं भी इसका व्यापक प्रभाव नहीं दिखाएंगे, इसका प्रभाव सीमित ही रखेंगे। और निष्कर्ष में लास्ट में कि अभी हमने ये सफर शुरू किया है, भले ही इसे 30 साल हो गए, अभी भी आप ही दिखाएंगे कि हमने सफर शुरू किया है और हमने बहुत से मील के पत्थर कवर किए हैं। Miles of stone, so many miles of stone we have covered, as like women's reservation, SC/ST reservation, and time basis election. So many things we have covered up, but the main thing is designed that कि पंचायतपति जैसे मतलब जो अवधारणा है, इनको हमें दूर करना है। बाहुबली दबंगों को हमें कहीं ना कहीं कानून का डर दिखाना है। जिस तरह से राजा भैया और ये जिस तरह से चलते हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्षेत्रवाद, अशिक्षा, संप्रदायवाद, जातिवाद, इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए हमें जनता में जागरूकता लानी पड़ेगी। योजनाएं हैं उनका सही स्तर पे सही लोगों के लिए क्रियान्वयन कराना पड़ेगा, मतलब उनका एग्जीक्यूशन सही लेवल पे कराना पड़ेगा। जो आर्थिक विषमता है उसको कहीं ना कहीं कैसे खत्म किया जा सकता है, मतलब रोजगार देके। अगर हम ग्रामीण स्तर में ही रोजगार दे देते हैं, या रोजगार दे देते हैं, तो वहां पे उनको बेनिफिट मिलता है। और ये जिस तरह से गरीबी कम होती है, शिक्षा कम होती है, और तो ये ऑटोमेटिकली चीजें कम हो जाती हैं। कहते हैं ना पढ़े लिखे, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा मतलब विद्रोह करते हैं, तो भले ही उनका पिक्चरों में कुछ और दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत होती है, क्रांति होती है और चीजें सुधार में आती हैं। अब थोड़ा सा एक चीज मैं आपको लिखवा दूं तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम बन जाएगा ये, और कवर अप भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये यहां तक समझ लिया ना? हाँ सर। अब थोड़ा सा लिखिए, क्योंकि लिखाए बिना तो मैं मानूंगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब एग्जाम में आप लिखने जाएंगे ना, तो जब तक आपका पेन नहीं चलेगा आप नहीं लिखेंगे। रेशु आपको भी लिखना पड़ेगा। रेशु है अभी क्लास में? सर अभी तो नहीं है। रेशु है क्लास में? हाँ है, अभी आई। या आगे चलूं मैं क्लास को? लिखाने का काम जब सब बच्चे हों तभी अगर करें। अभी हम मेन 73 अमेंडमेंट की दो चीजें रह गई हमारी, थोड़ी कमियां रहेगी। मतलब अभी तक हमने पूरी की पूरी कमियां देखी, मतलब पूरे पंचायती राज की कमियां। अब केवल 73 अमेंडमेंट की कमियां देखेंगे हम। चलिए मैं आपको समझा सर, देता हूँ ये। हाँ सर अभी आप लिखवा नहीं रहे? नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? नोट डाउन करते रहना उसको, टॉपिक थोड़ा सा कवर हो जाएगा। ये भी सही रहेगा। ठीक है शिवानी? ओके सर। चलिए, आज थोड़ा सा लिखाने को मैंने आपको छूट दे दी। 73 जो अमेंडमेंट है, संशोधन की कमियां करके आप हेडिंग डाल लें और समझिएगा इसको। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पंचायती राज की कमियां देखी थी, उसमें चुनौतियां देखी थी, जिस तरह से हमने पंचायतपति जैसी, मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसी चुनौतियां हैं, इनसे सुधार आवश्यक है। अब इसमें सबसे पहली अगर हम कमी की बात करें कि 73 संशोधन की जो कमी है, इसमें अभी भी मतलब ऐसे मतलब 73 अमेंडमेंट तो हुआ, लेकिन अभी भी ऐसे प्रावधान हैं कि जो राज्य सरकार पे पंचायतों को निर्भर रहना पड़ता है।
मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पे निर्भर है, यहाँ ज्यादा स्थिति खराब है। मतलब राज्य सरकारों पर निर्भरता बहुत ज्यादा है आपको किसी भी चीज के लिए, वित्त के लिए, या क्योंकि वित्त आयोग तो केवल परामर्शदात्री है ना। तो अधिकांश मामलों में आप कैसे लिखेंगे कि अधिकांश मामलों में राज्य सरकार पर निर्भर है अभी भी। तो ये मतलब स्थानीय स्तर पर पूर्णता नहीं दिखाता, मतलब आंशिक हस्तांतरण ही दिखाता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपका आंशिक हस्तांतरण ही दिखाता है आपका। फिर अगर हम बात करें कि पंचायत का जो आकार है, पंचायत का जो आकार है, या अगर उसको विघटन करना है किसी भी चीज को, तो यहाँ भी आपका सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, ये राज्य सरकार पे। मतलब अगर पंचायत को अधिकार देने की बात से अलग क्या है कि पंचायत का विघटन करना। अब पंचायत में जो शक्ति हैं या पंचायत से गठन करना है पंचायत का, पंचायत में कौन आएंगे, कौन लोग आएंगे, कार्यकाल, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जिस तरह से वो त्रिस्तरीय होगी या द्विस्तरीय होगी, ये सारी की सारे अभी भी राज्य सरकार के उस पे निर्भर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी 73 अमेंडमेंट की कमी है, क्योंकि इसने क्लियर नहीं किया, इसने सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार को दे दी, मतलब उनके विवेक पे दे दिया कि किस तरह से। जिस तरह से एक एग्जांपल है इसका, मतलब एक और पॉइंट लिखिए आप कि राज्य वित्त आयोग, जो आपने राज्य वित्त आयोग बनाया, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उससे संबंधित जो प्रावधान है, मतलब इससे संबंधित जो प्रावधान है वो सारे के सारे यहाँ भी कौन तय करता है, विधानसभा। मतलब राज्य फाइनेंस कमीशन से प्रावधान जो है वो भी विधानसभा तय करता है। इसका एक मतलब आपको मतलब व्यंग लगेगा, एक मतलब ऐसा चीजें दिखेंगी कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें जो सीएम है वहां का, वही आपका फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया है। मतलब अगर कोई चीज कर रहा है, जो करने वाला है और जो सलाह देने वाला है वो एक ही व्यक्ति हो गया, या दोनों चीजों में एक ही बंदा कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उस वित्त आयोग का तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। कि अगर वित्त आयोग को काम क्या करना है, पंचायतों के अधिकार के लिए परामर्श देना है, और जब सीएम खुद सीएम को अधिकार देगा, ये तो इस तरह से हो गया जैसे नेहरू जी ने भारत रत्न खुद को, नेहरू को भारत रत्न दिया, या गांधी ने इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया। ये तो इस तरह की चीज होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कमी है कि जो सारी की सारी निर्भरता, मतलब आपका मेन जो केंद्र में रहना चाहिए, अगर कमी बतानी है, तो ये सारी की सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो विधानसभा है, विधानसभा को सारी पावर्स दे दी इससे रिलेटेड। अब अगर हम बात करें कि जो विषय हैं, मतलब अगर एक निर्वाचन आयोग की चीजें मुद्दे हो गए, जिसे हमें वित्त आयोग पढ़ा, इसी तरह निर्वाचन आयोग के संबंधी प्रावधान वो भी कौन तय करेगा, वो भी विधानसभा तय करेगी। केवल एक चीज को छोड़ के कि निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष जो होगा, मतलब जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, उसको हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो हाई कोर्ट के जज की होती है। बस ये अंतर छोड़ दो तो सारे के सारे प्रावधान कौन करेगा, सारे के सारे प्रावधान की जिम्मेदारी किसको है, विधानसभा को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने कल भी बताया था, अब कितने विषय ट्रांसफर किए गए, 29 विषय। 29 विषय ट्रांसफर करने मैक्सिमम है, जो मैंने आपको लिस्ट शुरू में दिखाई थी, वो सारी के सारे विषय करना ट्रांसफर। मतलब जरूरी नहीं है कि आप राज्य जो विधानसभा है वो इतने करे, वो हो सकता है 3 ही विषय ट्रांसफर करे, या कोई राज्य 4 ही करे, या कोई 8 करे। मतलब 29 के 29 विषय ट्रांसफर करने। आपने देखा है एग्रीकल्चर किसी ने आज तक ट्रांसफर किया है, नहीं करेगा। तो उन विषयों के लिए मतलब यही मैं आपको मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, इस तरह से आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपको किसी ने बताया था कि ये 29 के 29 आदमी एक प्रीलिम्स में देखते हैं कि 29 विषयों पे यहाँ पे निर्णय लेने की जिम्मेदारी, निर्णय लेने का अधिकार किसके पास आ गया, जो पंचायत है। लेकिन क्या टोटल 29 विषय पे नहीं, जो विधानसभा डिसाइड करेगी।
अब विधानसभा लगता है आपको कि अपने जितने भी विषय आपके 60-70 उनमें से 29 पंचायत को दे देगी? इम्पॉसिबल। तो वो 2-4 दे देती है और उस पर वो कानून बना सकते हैं। मतलब ये पॉइंट, इसका मतलब जिस्ट पॉइंट है, मतलब इसको आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट, इस तरह से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना तो आप इंटरव्यू में भी या कहीं भी ये टेक्निकल बातें जब बताएंगे तो लगेगा कि बच्चे में गहराई है, और ये आप किताबों से नहीं समझ सकते। agree with this point, शिवानी? हाँ सर। ये आपको पहले पता था जो मैं बता रहा था अभी? नो सर, क्योंकि सर बुक में पढ़ते भी है ना, बहुत सारा रहता है, इतना दिमाग में जाता नहीं है। तो अभी आ रहा है ना समझ में? हाँ सर, अभी आ रहा है पॉइंट टू पॉइंट समझ में। तो इसमें एक एक पॉइंट, एक कमी और है कि जब जनप्रतिनिधि जो काम करते हैं वो किसके साथ करते हैं? वो आपका एसडीएम हुआ, जो एसडीएम होते हैं, जो आपके तहसीलदार होते हैं, मतलब इस तरह से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या आपके इंस्पेक्टर होते हैं, एसएचओ होते हैं, तो इनके साथ मिलकर काम करते हैं जो भी आपके जनप्रतिनिधि होते हैं। तो जनप्रतिनिधि जब इनके साथ काम करते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो ये किसके लिए एजेंट होते हैं? ये एजेंट होते हैं किसके? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के जब ये एजेंट होंगे तो इनकी जो उत्तरदायित्व है, जवाबदेहिता किसके लिए बनेगी? इनकी जवाबदेहिता गवर्नमेंट। राज्य सरकार के लिए बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है कि इस तरह से, मतलब 73 अमेंडमेंट की जो, इसको हम डाल सकते हैं। और कौन सी कमियां हो सकती हैं, थोड़ा आप बताइए, कोशिश कीजिए। इसी जो मैंने बताया ना, इसी से पॉइंट निकलेगा नेक्स्ट वाला। थोड़ा सा ज्ञान चक्षु खोलने पड़ेंगे। रेशु बताएगी ये पॉइंट। रेशु क्लास में हो? रेशु आवाज आ रही है मेरी? चलिए नहीं आ रही। शिवानी आप बताइए, इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए जो मैंने लास्ट पॉइंट समझाया, इसी से नेक्स्ट पॉइंट निकलेगा आपका। सर मतलब आपने ये बताया कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो एसडीएम, तहसीलदार इनके साथ काम करते हैं, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। और ये उत्तरदायी होते हैं राज्य सरकार के प्रति। हम्म। तो सर मतलब मतलब ये राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि जनता के प्रति होते हैं, हम्म। ठीक है ना सर? और तो सर इसमें मतलब जनता के प्रति नहीं, ये राज्य सरकार के प्रतिनिधि मतलब राज्य सरकार के लिए काम करते हैं, ना कि पंचायत के लिए काम करते हैं। पॉइंट हाँ ये सर। हाँ है ना? सर। यस तो सर। अभी नेक्स्ट जैसे आएगा, अगर सपोज करो ये क्यों काम करते हैं इस तरह की, क्योंकि ये एजुकेटेड होते हैं, ये इसी के लिए ही इनको जॉब मिली है कि किसी योजना का निर्माण करना। और पॉलिसी मेकर भी एक्चुअल में तो यही होते हैं ना पर्दे के पीछे, और पॉलिसी का एग्जीक्यूशन भी यही करते हैं। अब सपोज करो ग्राम विकास के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम सपोज करो हमने दे दिया एक सरपंच को या एक प्रधान को, और वो प्रधान हुआ अशिक्षित। देखो सबसे बड़ी कमी कहाँ आती है, वो मतलब कम पढ़ा लिखा है। सपोज करो प्रधान, हर प्रधान तो पढ़ा लिखा, मतलब कोई तो ऐसी वो नहीं है, कम पढ़ा हुआ है अगर आपका प्रधान, तो उसको कहीं हम योजना बनाए, क्या वो बना पाएगा? अब उसको कहाँ की हेल्प लेनी पड़ेगी? उसको तो इन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी ना बाद में। यस सर। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब इसके लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है। मतलब एक्चुअल में अगर पंचायत राज के लिए, मतलब पंचायत को 73 अमेंडमेंट को और व्यापक इसका सुधार करना था, तो ग्राम पंचायत के स्तर पे कुछ अधिकारियों की भर्ती करनी थी जो राज्य सरकार के ना होंगे, वो पंचायत के हों, लेकिन वो सिस्टम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा।
और ये एक इस सिस्टम का मतलब एक मूलभूत कमी है, इसको आसानी से हम नहीं कर सकते। तो ये कमियां आपको समझ में आ गई, ये आपने नोट डाउन की? हाँ सर, लेकिन सर एक बार और बता दीजिए, ये जो हाँ, जनप्रतिनिधि हैं जो मैं एक बार ये रिवाइज कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। अब देखिए, अब अभी तक हमने पंचायती राज की कमी पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे 73वें संशोधन की कमियां। अब 73वें संशोधन की कमियों में सबसे पहली कमी आती है कि राज्य सरकार पे निर्भरता। वित्त के लिए भी निर्भरता है, पंचायत के विघटन और इनके लिए कानून बनाने का भी अधिकार इसी के पास में है। अगर फाइनेंस कमीशन के लिए भी इसी के पास में अधिकार है। इनके कार्यकाल का, इनके गठन का, एवरीथिंग कुछ भी है, वो सारी की सारी निर्भरता राज्य सरकार पे रहती है पंचायतों की। तो ये इस कमी को दूर नहीं कर पाया। दूसरी क्या है कि कहीं जब हस्तांतरण हुआ तो वो आंशिक हस्तांतरण था, ना कि व्यापक स्तर पे। अभी भी सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी राज्य सरकार की है। तो राज्य सरकार जब अपने लिए ही कानून बनाएगी तो व्यवहारिक स्तर पे नहीं लगता कि वो अपने अधिकार, कोई भी पावरफुल बॉडी अपनी पावर्स दूसरे को ट्रांसफर नहीं करना चाहती। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर कभी ऐसे या क्वेश्चन में आ सकता है ना, तो आप डाल सकते हैं कि जो केंद्र, जिस तरह से बहुत सारी समितियों ने कहा कि राज्य सूची पे मतलब विकेंद्रीकरण की बात करें, तो विकेंद्रीकरण में ये फायदा होगा। तो यहाँ पे क्या है, जब केंद्र सरकार ने, भाई ये तो किसने बनाया, ये केंद्र सरकार ने बिल बनाया ना, 73 अमेंडमेंट जो किया। तो अगर केंद्र सरकार ने यहाँ की पावर और विकेंद्रीकृत की, किसको, पंचायतों को, मतलब यहाँ पे स्टेट आ गया और यहाँ पे आपकी मतलब जो पंचायत आ गई, तो ये एक सेंटर था। तो अगर सेंटर ना होता तो क्या कोई राज्य सरकार कभी अपनी पावर ट्रांसफर करती? कभी नहीं करती। जिस तरह से एक सेंटर कभी भी नहीं अपनी पावर ट्रांसफर करेगा स्टेट को। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मतलब इसका लाभ हुआ है। सर जनप्रतिनिधि किसे कहेंगे हम? जनप्रतिनिधि तो होते ही जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, आपके लोक सरपंच सेवा। से लेके आपके प्राइम मिनिस्टर तक, ये सारे के सारे जनप्रतिनिधि हैं। जैसे जनप्रतिनिधि, एमएलए। जनप्रतिनिधि का अर्थ वो होता है जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। बिल्कुल। हाँ सीधा बोले तो आप समझ गए ना, मंत्रिमंडल जितना आता है जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। हाँ, यहाँ तक सिलेबस का प्रधानमंत्री है ना जनप्रतिनिधि अधिनियम की विशेषताएं। राइट। हाँ। तो इसी तरह निर्वाचन आयोग, ये भी सेम, सारी की सारी निर्भरता, सारी पावर्स इसके पास में। फिर मैंने बताया 29 विषय ट्रांसफर तो किए गए, कानून में बोले, लेकिन ये सारा का सारा अधिकार राज्यसभा को मतलब विधानसभा को दे दिया कि विधानसभा डिसाइड करेगी कितने देगी। तो वो 2 देती है, 4 देती है, ये उस पर डिपेंड करता है। फिर मैंने बताया कि आपको जो ये आपके जो एसडीएम, ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं किसी योजना को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ये सारे के सारे राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। मतलब राज्य सरकार के एजेंट की तरह काम करते हैं भाई, उनका उत्तरदायित्व वही बनता है, ना कि जनता के लिए। और जो आपका प्रतिनिधि है वो होता है कम पढ़ा लिखा, उसको तो इनकी हेल्प जरूरत ही है। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इतनी कमियां हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। मतलब इस तरह से अब 73 अमेंडमेंट की कमियां लिख कर आ सकते हैं। अब मैं आपको कहो तो लिखवाऊं कुछ, इसको लिखवाना है रेशु, या फिर कभी लिखवा दें? आज की क्लास हमारी पूरी होगी एक 73 अमेंडमेंट का नो सर, एक इतना लिखवाने को नहीं है, बाकी थ्योरेटिकल तरीके से समझ में आ गया है, हम खुद लिख लेंगे। सर मैंने तो मतलब इसी को नोट डाउन भी कर लिया है और समझ तो भी आपका लिया है। मतलब परफेक्ट बन गया होगा, इसमें कोई दिक्कत, मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाँ सर। 200 शब्द का क्वेश्चन आता है तो इस पे लिख के ट्राई करना, 73 अमेंडमेंट की कमियां करके या जो भी मैंने पढ़ाया, तो आप उस पे इन पॉइंट को किस तरह से लिख पा रहे हैं 150 शब्दों में या 200 शब्दों में या 250 शब्दों में, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से एग्जाम में लिख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ सकता है।
या हाँ, किसी क्योंकि तरह की सर इसके क्वेश्चन तो मतलब बने ही हुए हैं, हर साल पेपर में हैं हाँ, स्थानीय तो स्तर क्वेश्चन पर। लिख के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ तक। तो आज हमारा ये यहाँ तक कवर हो गया। अब हमारा जो बचा है इसमें, एक तो मैंने बताया अभी हमारा 73 अमेंडमेंट का हमने कमियां पढ़ी, अभी इसको महत्व पढ़ेंगे, तभी हम इसका मूल्यांकन कर पाएंगे। मतलब 73 अमेंडमेंट का महत्व पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर इससे अलग जो है आपका मतलब जो वर्तमान स्थिति में मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने कन्फेडरेशन तो पढ़ लिया है। कन्फेडरेशन मतलब केंद्र राज्य विवाद जो रहता है आपका, केंद्र राज्य विवाद हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है मतलब एक तरह का पॉजिटिव विवाद टाइप में है, मतलब प्रतिस्पर्धी संघवाद, ये हम कल पढ़ेंगे। प्रतिस्पर्धी संघवाद हम पढ़ेंगे। ये आपका सर जो जैसे ये जो कंपिटिटिव 73वां, फेडरेशन करके बोलते हैं। सर जैसे ये 73वां संविधान संशोधन है, अगर इसमें जैसे ये पॉइंट आ जाए कि इसकी कमियों को कैसे दूर किया जाए, तो सर मतलब जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें जैसे हमने कमियों में लिखा कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं, हम्म तो इसमें मतलब ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि मतलब इनकी भी शिक्षा या तो 10वीं 12वीं मतलब ऐसे कैंडिडेट खड़े हों मतलब चुनाव में। नहीं तो इसका राजस्थान ने, हरियाणा ने ये ऐसा इम्प्लीमेंट किया था कि सरपंच बनने के लिए, क्योंकि ये राज्य सरकार का, राज्य सरकार इसके लिए कानून बना सकती है ना विधानसभा, तो विधानसभा ने बिल पास कर दिया था कि 10वीं पास होना चाहिए एक अगर ग्राम मतलब जो सरपंच बनने के लिए योग्यता एलिजिबिलिटी डाल दी थी उन्होंने। इसको सॉरी, इसको मैं और बेहतर, अगर आप शिवानी इसको और बेहतर लिखना चाहेंगे ना तो इसको ऐसे लिखिए कि अभी मैं लिखवाऊंगा इसको, अगर लिखवा जिस तरह से कि इनको एजुकेशन तो देनी होनी चाहिए और इसको एक प्रशिक्षण भी देना चाहिए, मतलब एक 15 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपको काम क्या करना है। ये ट्रेनिंग पार्ट नहीं है कहीं कर पे। दिया है सर। कहाँ पे की किया बार है ना, जो आईएएस में है ना संशोधन कर दिया गया है कि अब क्या? है ना मतलब उनका ही प्रमोशंस करेंगे जो बेटर तरीके से काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक सरपंच बनता है ना उसको हाँ 15 हाँ दिन की सर, इनमें भी ट्रेनिंग। लगा दी गई है, इनमें भी लगा हाँ दिया, अब की बार चेंज कर दिया गया है इस टाइम में। हाँ, तो ये अभी तक इम्प्लीमेंट किया नहीं है, मतलब मतलब इसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है लेकिन बोले जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आप अपने उत्तर में ये चीज लिख कहाँ के आ पर सकते। कहाँ पर? कहाँ पर, ये थोड़ी स्पेशल थोड़ी ना है, ये तो ऑल इंडिया ना है। ये एक साथ बनेगा ना मतलब नहीं नहीं इसको नहीं, पंचायत ये चुनाव अभी के लिए मतलब कहाँ पर इसका विधेयक आया है? संशोधन, अगर नहीं, संसद कोई, ये मतलब बताया जा रहा है, अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ तो ये अभी आप अपने आंसर में डाल सकते हैं कि जो प्रधान है या जो पंचायती स्तर पे नगर पालिका के चेयरमैन है या ब्लॉक प्रमुख है उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि एक छोटे से पटवारी की भी ट्रेनिंग होती है, एक आईएएस ऑफिसर की भी ट्रेनिंग होती है। जब सभी की ट्रेनिंग होती है, जब उसकी ट्रेनिंग करोगे तो उसको इन पे निर्भर कम रहना पड़ेगा, उसको पता चलेगा ना मेरा काम क्या है। समझ में आया ना? तो इस तरह के पॉइंट मतलब हम्म। बहुत अच्छे पॉइंट है, यही आपके नंबर इंक्रीज करते हैं। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया इसमें जो आपका ये रहा, इसमें हम केवल एक मतलब जो कॉम्पिटिटिव फेडरेशन करके हम पढ़ेंगे इसमें। कॉम्पिटिटिव फेडरेशन मतलब ऐसा है ना कि जब संघवाद बढ़ा तो एक मतलब प्रेफरेंसेस स्टेट आ गए हैं, मतलब जब संघवाद बढ़ा केंद्र राज्यों के बीच में, तो केंद्र ने जिस तरह से आकांक्षी जिले घोषित मतलब सॉरी आकांक्षी राज्य घोषित करे, नीति आयोग मतलब रैंकिंग दे रहा है ना एक तरह से। हम आगे ये पढ़ेंगे कि जिसको रैंकिंग बन रही है, अब स्वच्छ भारत जिस जैसा सिस्टम निकाला इन्होंने कि जो राज्य ऊपर आएगा, या स्मार्ट सिटी जैसे कॉन्सेप्ट निकाले, तो ये हम कल पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह से प्रतिस्पर्धी संघर्वाद आया, मतलब ये एक पॉजिटिव है कि दो लोगों को कम्पिटिटिव कर दो कि जो भैया बेहतर करेगा हम उसको अनुदान ज्यादा देंगे या उसको हम सबल ज्यादा करेंगे। जिस तरह से 10 राज्य कोई 10 जिले चुन लेंगे, हम उसके चुनेंगे जो स्वच्छ भारत में। बच्चे समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ? तो राइट इस राइट तरह, सर, आई नो। हाँ तो इस तरह की चीजें हम मतलब कल पढ़ेंगे
कि ये हमारा कंप्लीट टॉपिक पूरा का पूरा हो जाएगा एज पर कॉन्सेप्ट बेसिस। एक क्लास में स्पेशल लूंगा। हाँ, एक तो विधिक आपका रह गया, मतलब केंद्र राज्य विधिक संबंध रह गए हैं आपके इसमें, और कुछ बचा हो तो मुझे बताना, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस मेरा आई होप सारा का सारा ये क्लियर हो गया है। केवल विधिक संबंध हम पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड फिर एक क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने भी आज तक के केंद्र राज्यों के संबंध में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं या मेंस में कहीं क्वेश्चन आए हैं, तो हम एक पूरी की पूरी सीमा बना के उसको, मतलब कोई भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा, और क्वेश्चन लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, ओके सर। तो क्योंकि वो क्वेश्चंस मैं आपसे ही बनवाऊंगा, मैं किसी और से क्वेश्चन नहीं बनवाऊंगा वो। ठीक है, आप यस सर। खुद जितना अभी तक पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेना, इसको सारी चीज देख लेना, इसके आधार पे आप सभी क्वेश्चन बना पाएंगे। हाँ, क्वेश्चन में मैं गाइड कर सकता हूँ आंसर राइटिंग के लिए कि आपको इस तरह से, इस एंगल से सोचिए तो आपका आंसर अच्छा बने। तो आई होप ठीक यहाँ है। तक हमारा क्लियर हो गया। कल हमारा केंद्र राज्य संबंध कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको केंद्र राज्य संबंध होने के बाद में अब पढ़ाऊंगा भाग 1। ठीक है, आपका भाग 2 भाग। ये रह रहा था ना हमारा, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र और नागरिकता। अब आपको यस ये सर। समझ में, अब आपको ये बहुत मतलब अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से समझ में आएगा ये दोनों कॉन्सेप्ट, जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 का। तो सर आज की इसमें आप क्लास, वो भी पढ़ाओगे, ये जो खाप पंचायतों के बारे में, इसके बारे में मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, तो जब क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे तब खाप पंचायत में बताऊंगा कि क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो बहुत सारे इसमें जो छुटे हुए हैं कॉन्सेप्ट बेसिस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस में हो जाएगा हमारा। खाप पंचायत यस। को मैं स्पेशली, मतलब खाप पंचायत के लिए, देखिए खाप पंचायत के लिए क्या पढ़ना है, खाप पंचायत के लिए क्वेश्चन आया तो खाप पंचायत अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, तो वहां पे मैं इसको अच्छी तरह कवर कर दूंगा कि किस तरह से खाप हाँ सर, पंचायत इसे बनती है। थोड़ा सा तो समझ में आ गया है, क्योंकि वो थोड़ी दबंगई टाइप की होती है सर। यही क्वेश्चन सर आया भी है कि आप बिलोंग इनकी कहाँ से करते हैं, मतलब आपका स्टेट क्या है? एमपी सर। अच्छा, तो एमपी में खाप पंचायत नहीं है ना शायद? नो सर, यहाँ पर नहीं है। हाँ, तो यूपी में और हरियाणा में, मतलब मैं अभी इसकी 1 सेकंड, मतलब मैं 2 मिनट लूंगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।